आज हम कुछ ऐसे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी खुशी, बदलाव लाने की हमारी क्षमता और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए से गहराई से जुड़े हैं। पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल भी उतने ही पुराने हैं जितने शायद हम खुद। क्या हम सच में बदल सकते हैं? क्या अतीत हमें हमेशा पकड़े रखता है? खुशी क्या वाकई इतनी जटिल पहेली है या हमने उसे ऐसा बना दिया है? और क्या दुनिया सचमुच उतनी उलझी हुई है जितना हमें लगता है? हाँ, आज इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों पर गौर करेंगे, उन स्रोतों के आधार पर जो एक अलग नजरिया पेश करते हैं। हाँ, और पहला ही विचार बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि दुनिया कैसी दिखती है, बिल्कुल, ये दुनिया पर कम और हमारे देखने के चश्मे पर ज्यादा निर्भर करता है। अच्छा, जैसे वो कुएं वाले पानी का उदाहरण है ना। पानी का तापमान तो साल भर लगभग एक सा रहता है, करीब 18 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ, पर वही पानी गर्मियों में एकदम ठंडा लगता है और सर्दियों में गुनगुना गर्म सा महसूस होता है। सही कहा। पानी तो वही है, तापमान भी वही। बदला क्या? हमारा अनुभव, हमारा नजरिया, जो बाहरी मौसम से प्रभावित है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी भावनाएं, हमारी सोच बाहरी दुनिया को रंग देती हैं। तर्क है कि दुनिया अपने आप में जटिल नहीं है, ये सरल है। हम हैं जो अपनी व्याख्याओं, अपनी उम्मीदों, अपने डर से उसे जटिल बना देते हैं। तो अगर दुनिया हमारे नजरिए पर निर्भर करती है तो इसका मतलब है कि हम अपना नजरिया बदल सकते हैं। हाँ, और अगर नजरिया बदल सकता है तो क्या हम खुद भी बदल सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग बदलना तो चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो अपने अतीत, अपनी आदतों, अपनी परिस्थितियों में फंस गए हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है बदलाव मुमकिन ही नहीं। यहीं पर एक शब्द आता है, हिम्मत। हिम्मत। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बदलाव न सिर्फ संभव है, बल्कि ये अभी इसी पल में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। अच्छा। अपने स्थापित नजरिए को चुनौती देने की हिम्मत, ये मानने की हिम्मत कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। बदलाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को, अपने अनुभवों को अर्थ क्या देते हैं। अर्थ। हाँ, ये दुनिया के बारे में कम और आप दुनिया को कैसे देखते हैं इस बारे में ज्यादा है। दुनिया व्यक्तिपरक है। ये अर्थ देने वाली बात मुझे अगले मुद्दे पर लाती है। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि हमारे साथ जो हुआ, खासकर बचपन में, या कोई बुरा अनुभव, कोई ट्रॉमा, हाँ, वही तय करता है कि हम आज कैसे हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों कोई खास व्यवहार करते हैं। इसे शायद कारण विज्ञान या इटियोलॉजी कहते हैं कि हर चीज का एक पिछला कारण है। हाँ, ये फ्राइडियन सोच के काफी करीब है, जहाँ अतीत को वर्तमान का नियंत्रक माना जाता है। लेकिन जो नजरिया हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसे एडलरियन मनोविज्ञान से जोड़ा जाता है, वो एक बिल्कुल अलग राह दिखाता है। अच्छा, कौन सी? इसे कहते हैं उद्देश्य विज्ञान या टेलियोलॉजी। ये कहता है कि हमारे आज के व्यवहार का कारण अतीत में नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान मकसद में छिपा है। मकसद मतलब हम जो करते हैं वो किसी अतीत की घटना की वजह से नहीं, बल्कि किसी भविष्य के लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। जैसे वो उदाहरण दिया गया है एक दोस्त का जो सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। हाँ, पारंपरिक सोच कहेगी कि शायद उसके बचपन में कुछ बुरा हुआ होगा, कोई ट्रॉमा। बिल्कुल, इटियोलॉजी यही कहेगी। लेकिन टेलियोलॉजी पूछेगी, इस कमरे में बंद रहने का मकसद क्या है? मकसद? हाँ, क्या ये मकसद ये हो सकता है कि बाहर निकलने से, लोगों से मिलने जुलने से, नौकरी ढूंढने से जो चिंता या सामाजिक चुनौतियां आएंगी, उनसे बचा जा सके? ना निकलने के मकसद को सही ठहराने के लिए। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब हम अनुभवों से तय नहीं होते, बल्कि हम उन अनुभवों को जो मतलब देते हैं उससे तय होते हैं। हाँ, इसे आत्मनिर्धारण कहा गया है ना, कि हम चुनते हैं कि कोई अनुभव हमें कैसे प्रभावित करेगा। सही। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, कोई भी अनुभव अपने आप में सफलता या असफलता का कारण नहीं बनता। हम अनुभवों के झटके, जिसे ट्रॉमा कहते हैं, से पीड़ित नहीं होते, बल्कि हम उससे वही बनाते हैं जो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप हो। वाह, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉमा या दुख वास्तविक नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो हमारे भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करें, ये जरूरी नहीं। हम उस अनुभव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो अगर हमारा व्यवहार हमारे मकसद से तय होता है, अतीत से नहीं, तो फिर हमारी भावनाओं का क्या? गुस्सा, डर, खुशी, क्या ये भी हमारे नियंत्रण में है? खासकर गुस्से को लेकर जो उदाहरण दिया गया है वो बड़ा सोचने वाला है। एक व्यक्ति कॉफी शॉप में है, वेटर उसके ऊपर कॉफी गिरा देता है, वो चिल्लाने लगता है। हाँ,
क्या ये गुस्सा एक स्वाभाविक बेकाबू प्रतिक्रिया है? टेलियोलॉजिकल नजरिया कहता है शायद नहीं। नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति गुस्सा इसलिए कर रहा है ताकि वेटर उसकी बात ध्यान से सुने, डर जाए और शायद माफी मांगे या कोई मुआवजा दे? अच्छा, मतलब एक औजार की तरह। हाँ, गुस्सा यहाँ एक औजार बन गया, मकसद हासिल करने का। जैसे ही वेटर माफी मांग लेता है या मामला सुलझ जाता है, गुस्सा गायब हो सकता है। और वो माँ वाला उदाहरण भी तो यही दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। बेटी से किसी बात पर जोर जोर से चिल्ला रही है, पूरे गुस्से में, तभी फोन बजता है, शायद बेटी के टीचर का। माँ फोन उठाती है और उसकी आवाज एकदम शांत, सभ्य हो जाती है, बात करती है। जैसे ही फोन रखती है, वापस उसी गुस्से वाले मोड में आकर बेटी पर चिल्लाने लगती है। बिल्कुल। ये क्या दिखाता है कि गुस्सा एक ऐसी भावना थी जिसे जरूरत पड़ने पर पूरी तरह बंद किया जा सकता था। हाँ। और जरूरत खत्म होने पर वापस चालू किया जा सकता था। स्रोत कहता है कि ये भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम अक्सर अपने मकसदों को पूरा करने के लिए भावनाओं को रचते या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारी भावनाएं झूठी हैं? अगर कोई समाज में अन्याय देखकर गुस्सा होता है, तो क्या वो भी एक औजार है? यहाँ एक जरूरी फर्क बताया गया है। अच्छा। एक होता है निजी गुस्सा, प्राइवेट एंगर, जो अक्सर दूसरों पर हावी होने, उन्हें झुकाने या अपनी बात मनवाने का औजार होता है। ये जल्दी आता है और मकसद पूरा होते ही या स्थिति बदलते ही चला जाता है, जैसे माँ वाले उदाहरण में। दूसरा होता है सामाजिक अन्याय या गलत चीजों के खिलाफ उठा जायज गुस्सा। हाँ। ये ज्यादा टिकाऊ हो सकता है क्योंकि ये किसी निजी मकसद से नहीं, बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़ा होता है। तो हाँ, भावनाएं वास्तविक हैं, पर हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये टेलियोलॉजिकल नजरिए से देखने लायक है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आपसी रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। एक दावा तो यहाँ तक किया गया है कि सारी समस्याएं आखिर में आपसी संबंधों की समस्याएं हैं। क्या ये सच हो सकता है? सारी समस्याएं, मतलब मेरी नौकरी की टेंशन, पैसे की कमी, सेहत की चिंता, ये सब भी? ये एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगने वाला दावा है, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझने जैसा है। कैसे? कि जब हम अकेले होते हैं तो कई समस्याएं मायने ही नहीं रखती। सोचिए, अगर आप इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हों, हाँ, तो क्या आपको अपनी हाइट कम लगने से कोई फर्क पड़ेगा? या आप मोटे हैं या पतले, इससे कोई समस्या होगी? क्या आपको अकेलापन महसूस होगा अगर कोई दूसरा है ही नहीं जिससे आप अलग महसूस कर सके? हाँ, ये तो सही है। हीनता की भावना, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी भी तो तभी आती है ना, जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे वो फिलोसोफर का अपनी 155 सेंटीमीटर हाइट का उदाहरण। वो कहते हैं कि अगर वो अकेले होते तो उन्हें अपनी हाइट का पता भी नहीं चलता। हाँ, ये एहसास कि वो छोटे हैं तभी आया जब उन्होंने खुद को दूसरों के साथ देखा। तो ये एक व्यक्तिपरक भावना हुई, कोई सच्ची कमी नहीं। बिल्कुल। ये व्यक्तिपरक व्याख्या है। स्रोत कहता है कि थोड़ी हीनता की भावना स्वाभाविक है। ये हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। इसे श्रेष्ठता की खोज कहा गया है, यानी खुद को बेहतर बनाने की इच्छा। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि विकास का एक सामान्य हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब यह भावना हीन भावना ग्रंथि बन जाती है, यानी जब हम अपनी इस कथित कमी को बहाना बनाकर जीवन की चुनौतियों से भागने लगते हैं। ओह, या फिर जब हम श्रेष्ठता ग्रंथि का शिकार हो जाते हैं और झूठी शान या दिखावे से अपनी हीन भावना को छिपाने की कोशिश करते हैं। और ये सब तुलना से ही शुरू होता है ना, दूसरों को प्रतिद्वंदी समझने से। हाँ, जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ कोई जीतने या हारने वाला नहीं है। अगर हम दूसरों को प्रतिद्वंदी मानेंगे तो हम हमेशा चिंता में रहेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। ये तो होता है। ये सोच, विडंबना देखिए, खुद एक तरह का स्वार्थ है, क्योंकि इसमें भी ध्यान खुद पर ही केंद्रित है, भले ही वो दूसरों की नजरों से हो। अच्छा। इसकी बजाय दूसरों को साथी की तरह देखना चाहिए जो जीवन की यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। ये लोग क्या सोचेंगे वाली चिंता तो बहुत आम है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें मान्यता दें, रिकॉग्निशन। बिल्कुल। पर क्या हमें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जीना चाहिए? क्या यही खुशीला रास्ता है? कामों का बंटवारा,
ये कहता है कि हमें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बिल्कुल नहीं जीना चाहिए अच्छा। और ना ही दूसरों से ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। सच्ची आज़ादी इसी समझ से आती है कि कौन सा काम किसका है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? जैसे वो बच्चे की पढ़ाई वाला उदाहरण दिया गया था। हाँ, मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, माँ बाप परेशान है, वो उसे डांटते हैं, मजबूर करते हैं, शायद इनाम का लालच भी देते हैं। पर सवाल ये है, पढ़ाई करना आखिर किसका काम है? पढ़ाई ना करने का अंतिम नतीजा किसे भुगतना पड़ेगा? बच्चे को। उसके ग्रेड्स खराब होंगे, शायद भविष्य में दिक्कत हो। बिल्कुल, तो ये बच्चे का काम है। माता पिता का काम उस बच्चे के काम में दखल देना, इंटरवेंशन नहीं है। उनका काम है मदद करना, असिस्टेंस करना, यानी बच्चे को ये विश्वास दिलाना कि वो सक्षम है, उसे जरूरत पड़ने पर सहारा देना, उसे पढ़ने के लिए माहौल देना। लेकिन उसकी तरफ से उसका काम करना नहीं, या उसे करने के लिए मजबूर करना, ये उसके काम में दखलंदाजी है। ये उसकी सीखने और जिम्मेदार बनने के मौके को छीन लेता है। और ये सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होता है ना, हमारे सारे रिश्तों पे लागू होता है। हाँ, बिल्कुल। जब हम लगातार दूसरों के कामों में घुसते हैं, तुम ये करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या दूसरों को अपने कामों में घुसने देते हैं, मुझे ऐसा करना पड़ेगा वरना वो नाराज हो जाएंगे, तो जिंदगी बोझ बन जाती है। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं और दूसरों को उनका काम करने देते हैं। और इसमें भरोसा करना भी शामिल है। हाँ, भरोसा करना हमारा काम है। दूसरा उस भरोसे का क्या करता है, ये उसका काम है। हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। पर अगर हम दूसरों की उम्मीदों की परवाह नहीं करेंगे तो क्या लोग हमें पसंद करेंगे? कहीं हम अकेले न रह जाएं? यहीं पर एक और हिम्मत की बात आती है, नापसंद किए जाने की हिम्मत। करेज टू बी डिसलाइक्ड। ओह, नापसंद किए जाने की हिम्मत? हाँ, स्रोत कहता है कि जब आप ऑथेंटिकली जीते हैं, अपने मूल्यों के हिसाब से, बिना दूसरों की मंजूरी खोजे, तो ये जरूरी नहीं कि सब आपको पसंद करें। कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं, और ये ठीक है। यही आज़ादी की कीमत है। कीमत? हाँ, ये इस बात का सबूत है कि आप दूसरों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। वाह, ये तो बहुत मुक्त करने वाला विचार है, पर मुश्किल भी। बिल्कुल। तो अगर हम दूसरों की उम्मीदों से आज़ाद हो जाएं, अपने काम पर ध्यान दें, तो रिश्तों का मकसद क्या बचता है? हम जुड़ते क्यों हैं फिर? रिश्तों का अंतिम लक्ष्य है समुदाय की भावना। समुदाय की भावना? हाँ, ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े समूह का हिस्सा है। इसका मतलब है दूसरों को साथी की तरह देखना, उनकी भलाई में रुचि लेना और ये महसूस करना कि इस समुदाय में हमारी एक जगह है, हम इसमें योगदान दे सकते हैं। और ये समुदाय सिर्फ हमारे आसपास के लोग, परिवार, दोस्त, ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। नहीं, स्रोत इसका दायरा बहुत बड़ा बताता है। कितना बड़ा? इसमें न सिर्फ हमारे आसपास के लोग बल्कि पूरी मानवता, अतीत के लोग, भविष्य की पीढ़ियां, यहाँ तक कि जानवर, पेड़ पौधे और निर्जीव चीजें भी शामिल हैं। अरे वाह! ये एक जुड़ाव का एहसास है पूरे ब्रह्मांड के साथ। ये स्वार्थ, मैं, मेरा फायदा से ऊपर उठकर सामाजिक हित, हम, सबका भला की ओर जाना है। ये समझना कि हम दुनिया के केंद्र में नहीं हैं बल्कि जीवन के विशाल ताने बाने का एक हिस्सा हैं। तो ये अपनेपन का एहसास कैसे आता है? सिर्फ किसी समूह का हिस्सा बनकर? नहीं, सिर्फ मौजूद होने से नहीं, ये एहसास आता है सक्रिय रूप से योगदान करने से। योगदान करने से? हाँ, जब हम महसूस करते हैं कि हम इस समुदाय के लिए कुछ उपयोगी कर रहे हैं, तब हमें अपनी कीमत का एहसास होता है। अच्छा। यहीं पर वर्टिकल, ऊंच नीच वाले और हॉरिजॉन्टल, बराबरी वाले रिश्तों का फर्क महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, वर्टिकल रिश्ते मतलब जहाँ कोई ऊपर है, कोई नीचे, जैसे बॉस कर्मचारी, या जहाँ तारीफ या डांट का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, तारीफ करना या डांटना, दोनों ही ये दिखाते हैं कि आप सामने वाले को अपने से नीचे या ऊपर समझ रहे हैं और आप उसे आंक रहे हैं। ये बराबरी का रिश्ता नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिश्ता बराबरी का होता है। इसमें डांट या तारीफ की जगह प्रोत्साहन, आभार और सम्मान होता है। जैसे किसी को ये कहना कि तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, या मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। ये उसकी योग्यता को नहीं बल्कि उसके होने को महत्व देता है। और योगदान का मतलब सिर्फ काम करना या कुछ बड़ा हासिल करना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। योगदान सिर्फ करने के स्तर पर नहीं, होने के स्तर पर भी हो सकता है। होने के स्तर पर? हाँ, एक नवजात शिशु शायद कुछ करता नहीं है, पर उसका होना ही परिवार के लिए खुशी और समुदाय की भावना लाता है। सही बात है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शायद बिस्तर पर है, उसका होना भी परिवार और समाज के लिए मूल्यवान है।
हमें लोगों को उनके होने मात्र के लिए महत्व देना सीखना होगा, न कि सिर्फ उनकी उपयोगिता या उपलब्धियों के आधार पर। अपनी कीमत का सच्चा एहसास तब होता है जब हमें लगता है कि मैं किसी के लिए उपयोगी हूँ या मेरा होना किसी के लिए मायने रखता है। ये सब बहुत गहरा है, जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका। और फिर एक और विचार आता है जो समय की हमारी धारणा को चुनौती देता है। हम जिंदगी को अक्सर एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। पैदा हुए, पढ़े, नौकरी की, शादी की, रिटायर हुए, मर गए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक की दौड़। हाँ, इसे स्रोत में काइनेटिक जीवन कहा गया है, यानी किसी लक्ष्य तक पहुंचने पर केंद्रित जीवन, जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। अगर आप चोटी पर नहीं पहुंचे तो यात्रा बेकार मानी जाती है। लेकिन एक दूसरा नजरिया है एनर्जेटिक जीवन। ये जीवन को मंजिल की दौड़ की तरह नहीं बल्कि पलों की एक श्रृंखला, मतलब डॉट्स की तरह देखता है। डॉट्स? हाँ, मोमेंट्स और डॉट्स। हर पल अपने आप में पूर्ण है, जैसे नाचना। हाँ, जब आप नाच रहे होते हैं तो आप कहीं पहुंचने के लिए नहीं नाचते। आप नाचने की प्रक्रिया में ही हर पल आनंदित होते हैं, हर पल पूरा होता है। तो इसका मतलब है कि जिंदगी का कोई अंतिम लक्ष्य या मंजिल नहीं है, बल्कि हर पल ही अपने आप में एक मंजिल है। जैसे यात्रा करना मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जीवन अभी और यहीं में जिया जाता है। अभी और यहीं। हाँ, अतीत जा चुका, हम उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं, हम उसके बारे में सिर्फ चिंता कर सकते हैं। एकमात्र वास्तविकता ये पल है। स्रोत कहता है कि हमें इस पल पर, अभी और यहीं पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन को टालना बंद करें। जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश होऊंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब घूमूंगा। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। नहीं, जीवन हर पल में पूरा हो सकता है अगर हम उस पल को पूरी गंभीरता और सजगता से जिएं। लेकिन अगर कोई बड़ी मंजिल नहीं है तो हम दिशा कैसे तय करें, किस तरफ बढ़ें? यहाँ मार्गदर्शन के लिए एक ध्रुव तारा बताया गया है। दूसरों के लिए योगदान। योगदान? फिर से वही? हाँ, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स और समुदाय की भावना। जब हम अभी और यहीं में जीते हुए अपना ध्यान दूसरों की भलाई और योगदान पर केंद्रित करते हैं तो जीवन को दिशा और अर्थ दोनों मिलते हैं। हमें अतीत और भविष्य पर धुंधली रोशनी डालने की बजाय इस पल पर, अभी और यहीं पर एक तेज स्पॉटलाइट डालनी है। तो अगर हम इन सब विचारों को समेटें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दुनिया हमारे नजरिए पर निर्भर करती है और हम नजरिया बदलने की हिम्मत रख सकते हैं। हाँ, हमने समझा कि हमारा व्यवहार अतीत की वजह से नहीं बल्कि हमारे चुने हुए मकसद से तय होता है। टेलियोलॉजी। बिल्कुल। हमने भावनाओं को, खासकर गुस्से को, एक संभावित औजार की तरह देखा। हाँ, और हमने ये भी देखा कि शायद हमारी सारी समस्याएं कहीं ना कहीं आपसी रिश्तों से जुड़ी हैं और जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है। सही। सच्ची आजादी कामों के बंटवारे और दूसरों की उम्मीदों से मुक्त होने में है, जिसके लिए नापसंद किए जाने की हिम्मत चाहिए। हाँ, रिश्तों का अंतिम लक्ष्य समुदाय की भावना और सक्रिय योगदान है, जो बराबरी के हॉरिजॉन्टल रिश्तों से पनपता है। और आखिर में जीवन एक मंजिल नहीं बल्कि अभी और यहीं जिए जाने वाले पलों की एक श्रृंखला है। तो खुशी कैसे मिलेगी इन सब विचारों से? खुशी के लिए 3 मुख्य चीजों को जरूरी बताता है जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। 3 चीजें क्या हैं वो? पहली है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये स्वीकारना कि हम परफेक्ट नहीं है। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना और जो बदला जा सकता है उसे बदलने की हिम्मत रखना। मतलब खुद से कहना कि ठीक है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और मैं बेहतर बन सकता हूँ। ओके। दूसरी है दूसरों पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन अदर्स। लोगों को साथी समझना, दुश्मन नहीं। उन पर बिना शर्त भरोसा करने का चुनाव करना। ये मानना कि लोग मूल रूप से बुरे नहीं हैं। बिना शर्त? हाँ, धोखा मिल सकता है पर बिना भरोसे के गहरे रिश्ते और समुदाय की भावना संभव नहीं। ठीक है। और तीसरी है दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। ये महसूस करना कि मैं समुदाय के लिए उपयोगी हूँ। ये योगदान बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। जब हम योगदान करते हैं तभी हमें अपनी कीमत का सच्चा एहसास होता है। और स्रोत कहता है कि खुशी असल में योगदान की भावना ही है। खुशी योगदान की भावना है। हाँ, हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। और इसमें सामान्य होने की हिम्मत, कोरेज टू बी नॉर्मल, भी शामिल है। खास बनने की होड़ से बचना? बिल्कुल। असाधारण या खास बनने की कोशिश अक्सर हमें दूसरों से मुकाबले में डाल देती है और हमें अभी और यहीं से दूर ले जाती है।
सामान्य होने की हिम्मत का मतलब है अपनी साधारणता को स्वीकार करना और उसमें ही अपना मूल्य और योगदान खोजना। हर किसी को हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सही। जीवन हमेशा यहाँ और अभी में पूरा होता है, चाहे आप खास हो या साधारण। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या? बदलाव किसी भी उम्र में संभव है। ये हिम्मत करने की बात है। वाकई ये जीवन को देखने और जीने के कुछ बहुत गहरे और चुनौतीपूर्ण विचार हैं। ये हमारी रोजमर्रा की सोच और समाज की कई मान्यताओं से बिल्कुल अलग हैं। नजरिए को बदलना, मकसद पर जीना, भावनाओं को समझना, रिश्तों को सुलझाना, आज़ादी पाना, योगदान देना और वर्तमान में जीना, ये सब जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये सब एक दूसरे से गुंथा हुआ है और इन सब के मूल में हिम्मत है। बदलने की हिम्मत, नापसंद किए जाने की हिम्मत, भरोसा करने की हिम्मत, सामान्य होने की हिम्मत और अभी और यहीं जीने की हिम्मत। तो श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। अगर जीवन वाकई पलों की एक श्रृंखला है, एक डांस की तरह, और उसका अर्थ हमें खुद अभी और यहीं में देना है, तो आप इस पल को ठीक अभी क्या अर्थ देना चाहेंगे? किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। हमें उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा से आपको कुछ नया सोचने, अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी। क्या ये विचार आपके लिए उपयोगी थे? क्या कोई बात आपको खास तौर पर छू गई या चुनौतीपूर्ण लगी? हाँ। हमें जरूर बताएं कि आपको ये बातचीत कैसी लगी और हम इसे आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपके विचारों का स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद।